हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीमान इंटीग्रेबिलिटी की एक अन्य परिभाषा, एक अनदर डेफिनेशन। आज हम पढ़ेंगे लिमिट डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी। सबसे पहले हम रीमान सम को डिफाइन करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उसको अन्य किस तरीके से उसके इंटीग्रल को, उसके इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है। ये आज हम सीखेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम इस परिभाषा के इस्तेमाल से, इस डेफिनेशन के प्रयोग से हम आगे के थ्योरम्स को भी पढ़ने वाले दोस्तों, यानी कि आगे के थ्योरम्स में हमको इस परिभाषा का इस्तेमाल करना होगा। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये टॉपिक है, आज का ये वीडियो दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और इस टॉपिक के पहले जितने भी टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं, उन सभी टॉपिक्स को, जिसमें अनेक सारे थ्योरम्स, अनेक सारे क्वेश्चंस, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट्स, इन सभी टॉपिक्स के वीडियोस को आप अगर देखना चाहते हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और सारे के सारे वीडियोस के लिंक आपको लेक्चर क्रमांक वाइज मिलेंगे दोस्तों। मतलब आपको लाइन से, शुरू से शुरुआत करते हुए बस आपको वो सारे के सारे वीडियोस देखते जाने हैं। आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। तो जरूर देखिएगा उन सभी वीडियोस को, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं रीमान सम। पहले रीमान सम समझेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि लिमिट डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रीमान सम को हम समझते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ। कैसा फंक्शन है? बाउंडेड फंक्शन है, अर्थात परिबद्ध फलन है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक खास बात और ये बताना चाहते हैं कि ये भले ही आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा हो दोस्तों, लेकिन बहुत सरल भाषा में लिखा गया है। और आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप निश्चिंत रहिए, आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि आपने इसके पहले के सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हुए हैं तो इसको समझने में फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ है, बाउंडेड फंक्शन है, अर्थात परिबद्ध फलन है। किसमें परिभाषित है? क्लोज्ड इंटरवल ए बी में परिभाषित ये फलन है। और मान लीजिए अपन अंतराल ए बी का एक पार्टीशन पी लेते हैं। इस तरीके से पार्टीशन अपन डिफाइन करते हैं, आप सभी को पता होगा। तो लेट पी इज इक्वल टू इतना बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब हम क्या कर रहे हैं? फॉर इच आई इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन अप टू एन, लेट टी आई बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई। यानी कि हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम हर सब इंटरवल में एक पॉइंट ले रहे हैं टी आई। जैसे फर्स्ट सब इंटरवल में T1, सेकंड सब इंटरवल में T2, थर्ड सब इंटरवल में T3। इस तरीके से हम एक पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, और ये पॉइंट आर्बिट्ररी रूप से लिया गया है, मतलब आप इच्छा अनुसार कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे, ये अंतराल हो गया हमारा ए बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल चीज है दोस्तों। अब इस पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए। इसको ए को तो अपन x0 बोलते हैं, ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं x1, फिर x2, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स लिए। अब मैं आता हूँ आईवे उपअंतराल में, xi-1 से xi में। ठीक है, ये आईवा उपअंतराल हो गया। और इसमें मैंने क्या लिया? टी आई लिया है। और टी आई जो लिया है मैंने, वो एकदम आपकी इच्छा, आप इस अंतराल में कहीं पर भी आप टी आई चुन सकते हो। कोई इसकी कोई एकदम बाध्यता नहीं है कि सर इसको किस तरीके से चुनना है। तो ये बिल्कुल स्वच्छ रूप से चुना गया है। तो आपको टी आई इनमें से कहा गया, हाँ, ये आईवे उपअंतराल में जिसको मन चाहे, जिस पॉइंट को मन चाहे, उसको टी आई के रूप में कह दो। ठीक है, ये टी आई हो गया। तो ये मैंने आपको आईवे उपअंतराल में बताया। आईवा उपअंतराल यानी ith सब इंटरवल क्या है? xi-1 से xi वाले सब इंटरवल में मैंने एक पॉइंट लिया है टी आई, आर्बिट्ररी रूप से, स्वच्छ रूप से। तो यही काम आपको i is equals to 1 2 and so on up to n के लिए, यानी कि i is equals to 1 के लिए, i is equals to 2 के लिए, अर्थात पहले उपअंतराल में आपको ऐसे ही बिंदु लेना है स्वच्छ रूप से, t1 जिसको हम कहेंगे। फिर आप दूसरे उपअंतराल में आइए, इसमें आपको कोई एक पॉइंट लेना है, उसको आप t2 कह दीजिए। और ये जितने भी t's हैं, t1 t2 t3,
इनको सम्मिलित रूप से हमने टीज कहा है, ठीक है। तो ये सभी टीज का जो चुनाव है वो आर्बिट्ररी रूप से किया गया है, अर्थात स्वेच्छ रूप से किया गया है। आपकी इच्छा कोई भी पॉइंट को आप टी आई के रूप में ले सकते हैं। ith सब इंटरवल में टी आई, 17वां सब इंटरवल में टी 17, 5वां सब इंटरवल में टी 5, इस तरीके से, ठीक है। अब सुनिए, तो ये रीमान सम देखो आप इस तरीके से डिफाइन किया जाता है दोस्तों। ये देखिए रीमान सम क्या है, यानी कि जो आपने ith सब इंटरवल में जो एक आर्बिट्ररी रूप से एक पॉइंट चुना है टी आई, उस टी आई पर फंक्शन की वैल्यू अर्थात एफ टी आई, तो एफ टी आई क्या है, उस ith सब इंटरवल में चुने गए किसी पॉइंट टी आई स्वेच्छ रूप से चुना गया है और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अर्थात एफ टी आई, और साथ में गुणे में क्या है, उस उप अंतराल की लंबाई, उस सब इंटरवल की लेंथ। तो उस सब इंटरवल की लेंथ के साथ आपने इस एफ टी आई को गुणा किया है और यही काम आपको हर सब इंटरवल के लिए करके फिर सबों को जोड़ना है। अर्थात पहले सब इंटरवल के लिए क्या होगा बताओ, पहले सब इंटरवल के लिए होगा एफ टी वन एक्स वन माइनस एक्स जीरो, ठीक है, और समेशन है मतलब प्लस करके आपको फिर दूसरे तीसरे सबों के लिए ऐसे लिखना है। फिर दूसरे सब इंटरवल के लिए क्या होगा, एफ टी टू एक्स टू माइनस एक्स वन, आई की जगह टू टू रखते जाइए, ठीक है। इसको अगर अपन चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो वो भी समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। इसके लिए अब मुझे इस डेफिनेशन को आप अच्छे से देख लिए हैं तो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि इस डेफिनेशन में वही बातें लिखी है जो एकदम कॉमन है कि भाई हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी है, उसमें कोई फंक्शन डिफाइंड है एफ नाम का जो कि बाउंडेड फंक्शन है, फिर हम क्लोज इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन लिए हैं। तो ये सामान्य बातें जो हम लगभग हर थ्योरम में लिखते ही हैं, शुरुआत की ये बातें तो रहती ही हैं, ठीक है। तो अभी जो मुझे आपको समझाना है ना वो क्या चीज है, आप देखिएगा ध्यान से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको मैं पूरा वो ग्राफ सहित रेक्टेंगल सहित सब कुछ बना के दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। अब ये मैंने इंटरवल ले लिया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फंक्शन एफ का मैं अपनी इच्छा से एक ग्राफ बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये ऐसे फंक्शन का ग्राफ बन गया, ठीक है। ठीक, समझने के उद्देश्य से ऐसे सरल रूप में मैंने ले लिया है। और ये हमारा हो गया दोस्तों इंटरवल ए बी, ठीक है। ये इंटरवल ए बी मैंने ले लिया, ठीक। मतलब हमको इतने से इतने तक में ध्यान देना है, ये ठीक, इतने से इतने तक में आप ध्यान दीजिए। ये अपन ने इंटरवल ए बी ले लिया। अब हमको इसका पार्टीशन लेना है, तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लेने हैं मुझे। ए को ही अपन एक्स जीरो बोलते हैं, यही आपका एक्स जीरो है। फिर कुछ कुछ दूरी पर पॉइंट लेते जाइए, एक्स वन, फिर एक्स टू, फिर एक्स थ्री, और इसी तरीके से चलते चलते आप चले जाइए कहाँ तक। फिर अब बारी आएगी ith सब इंटरवल की। है वैसे ith मतलब जनरलाइज कर दो बोलोगे, ith मतलब आई की वैल्यू 1 बोलोगे तो पहला सब इंटरवल, आई की वैल्यू 2 बोलोगे तो दूसरा सब इंटरवल, इस तरीके से। तो ये हो गया, और लास्ट वाले पॉइंट को फिर अपन एक्शन कहते हैं जो कि बी है, ठीक। चलो इन पॉइंट्स को मैं सबसे पहले इससे मिला देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, फिर ये ऐसा ये टेढ़ा क्यों बन रहा है, ये सीधा सीधा आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। सीधा सीधा आपको मिलाना है इसको ऐसे, फिर ये ऐसा मिला दीजिए, फिर ये ऐसा मिला दीजिए। इस तरीके से आपको सीधा सीधा इसको मिला देना है फंक्शन के ग्राफ से। तो आप बोलेंगे सर ये काम तो अपन पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे नया चीज क्या है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा नया चीज क्या है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आने वाला है, बहुत मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है, हर सब इंटरवल से आर्बिट्ररी रूप में कोई पॉइंट चुनना है। जैसे पहला सब इंटरवल को अगर अपन देखें तो एकदम स्वेच्छ रूप से मैं कोई बिंदु चुनना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई बिंदु चुन लिया जिसको मैं कहूंगा T1, क्योंकि पहले सब इंटरवल में, इसलिए मैंने इसको T1 कहा। अब क्या करना है आपको, जो आपने T1 चुना हुआ है यहाँ पे, उस T1 पर फंक्शन की वैल्यू देखिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, T1 को इस फंक्शन के ग्राफ से मिलाना पड़ेगा। ये ऐसे करके आप सीधा सीधा मिला दीजिए, ठीक है। तो ये जो हाइट है ना दोस्तों, ये जो हाइट है वही फंक्शन की वैल्यू है, अर्थात ft1। इस तरीके से जो हाइट है ना उस बिंदु T1 पर फलन का मान है। और अब क्या करना है आपको, उस फलन के मान को, जैसे मैं पहले उपअंतराल की बात करूं ना तो मैं क्या लिखूंगा पता है, पहले उपअंतराल के लिए मैं लिखूंगा ft1, ठीक है। और साथ में मेरे को
पहले उप अंतराल की लंबाई लिखनी है, तो x1 से x0 का अंतर, ये इस तरीके से। और आपको क्या करना है दोस्तों, जो इसकी हाइट है ना, उस हाइट से आप एक रेक्टेंगल बनाइए ऐसा। ये ऐसा। फिर ये जो रेक्टेंगल बना है दोस्तों, ये ठीक है, ये ऐसे जो रेक्टेंगल बना हुआ आपको दिख रहा है, ये तो ये वास्तव में उसका क्षेत्रफल हुआ दोस्तों। पूछो कैसे, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर आप इसको लंबाई बोलोगे तो ये चौड़ाई, मतलब एक विमा और दो विमा कुल मिला के, ठीक है, इतना गुणित इतना करते हैं तो क्षेत्रफल मिलता है। अगर आपको आयत ऐसे दिख रहा है, तो आयत की लंबाई को अगर आप बोलोगे ft1, तो चौड़ाई इसको बोल दो, ठीक है। वैसे भी लंबाई मतलब जो भुजा ज्यादा बड़ी होती है उसको लंबाई बोलते हैं। फिर ये जो इंटरवल की जो यहाँ से यहाँ तक की जो गैप है, जिसको अपन अंतराल की लंबाई बोलते हैं, वो इस आयत के लिए चौड़ाई का काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो कुल मिलाकर आयत का क्षेत्रफल इतना गुणित इतना, तो ये ft1 उसकी हाइट हो गई, ये वाली, जिसको आयत की लंबाई बोल रहे हैं, और ये अंतराल की लंबाई जो कि यहाँ के लिए चौड़ाई हो गया। तो ये लंबाई गुणित चौड़ाई करके आपको क्षेत्रफल मिल गया। इस आयत का क्षेत्रफल मिला, पहले आयत का क्षेत्रफल। यही काम आपको हर सब इंटरवल में करना है। फिर ये दूसरा सब इंटरवल हो गया x1 से x2 तक। फिर यहाँ पे आप अपनी इच्छा से कोई भी एक बिंदु ले लो t2, और जहां मन करे आपको वहां ले लो आप। तो चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, चलो t2 यहाँ ले लिया। फिर आपको पता करना है कि सर t2 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो ये पता करने के लिए आप t2 को ग्राफ से मिलाइए, ये ऐसे सीधा सीधा मिलाना है दोस्तों, ये ऐसे आप मिला दीजिए, ठीक है। अब ये आपने मिला दिया उसको, उसके बाद आप वहां से एक रेक्टेंगल तैयार कर लीजिए इसके सीध से, ये ऐसे करके एक रेक्टेंगल तैयार हो गया, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल जाने के लिए फिर ये फंक्शन की जो वैल्यू है अर्थात ft2, तो ये प्लस कर, हम लोग को सभी रेक्टेंगल्स का एरिया को क्या करना है, जोड़ना है। तो ft2 करूंगा, और फिर अब ये आयत की लंबाई हो गई और ये चौड़ाई लिखेंगे, तो चौड़ाई कौन होगी, इस उपअंतराल की लंबाई ही इस आयत की चौड़ाई है, अर्थात ऐसा x2 माइनस x1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर हर उपअंतराल में हमको क्या काम करना है। फिर यहाँ पे ऐसे कोई पॉइंट चुनेंगे, फिर उस पर फंक्शन की वैल्यू पता करेंगे, फिर यहाँ से एक रेक्टेंगल बनेगा, फिर ये आयत की लंबाई गुणित चौड़ाई करके लिखोगे, और यही सिलसिला चलते रहेगा दोस्तों। फिर यहाँ पे बारी आएगी ith सब इंटरवल में, फिर कोई पॉइंट चुनेंगे ti नाम का, ठीक है। तो फिर इसको ऐसे मिला देंगे, ये लाइन तिरछी भले मेरे से बन रही है, लेकिन आपको ये सीधा सीधा मिलाना है, ये एकदम सीधा, ठीक। और उसके बाद आप वो रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल भी सीधा सीधा बनना चाहिए एकदम, ठीक, मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से। फिर ये चलते चलते जब आएगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे लिखेंगे FTI, है ना भाई, ये जो हाइट जो है ना वो FTI है, और गुणित ये आयत की लंबाई हो गई, रेक्टेंगल की लेंथ, और विड्थ यानी कि चौड़ाई जो कि इस उपअंतराल की लंबाई है, ये ऐसा। और ऐसे करके आप लास्ट वाले में पहुंचेंगे दोस्तों। तो लास्ट वाले में पहुंचेंगे तो चलते चलते आप लिखेंगे FTN XN माइनस XN माइनस 1, इस तरीके से लिखेंगे। और इस पूरे को अब आप बोलोगे सर इतना लंबा जो बना है उसको शॉर्टकट में कैसे लिखें, तो ऐसे तो लिखोगे, देखो आप समेशन लगा दो और FTI XI माइनस XI माइनस 1 लिख दो। फिर आई की जगह 1 रखोगे तो आपके पास FT1 X1 माइनस X0 तैयार हो जाएगा। आई की जगह 2 रखोगे तो FT2 इंटू X2 माइनस X1 तैयार हो जाएगा। इस तरीके से समेशन का योग, समेशन का मतलब क्या होता है, योग। तो इन सबों को आप आई की जगह 1 से लेकर n तक के रख करके जब सबों को जोड़ोगे तो आपको यही चीजें मिलेंगी, और इसी को अपन बोलते हैं SPF अर्थात रीमान सम। तो दोस्तों अब आप बोलोगे सर ये रीमान सम तो सुना सुना सा लग रहा है, तो दोस्तों वास्तव में हमने इसको पढ़ा है लोअर रीमान सम, अपन पढ़ चुके हैं, अपन रीमान सम पढ़ चुके हैं, परंतु कैसे वाले रीमान सम पढ़े हैं अपन, लोअर रीमान सम पढ़े हैं और अपर रीमान सम पढ़े हैं। अब आप बोलोगे सर उसमें इसमें फर्क क्या है, उसको लोअर अपर क्यों बोलते थे, और यहाँ पे ये लोअर अपर वाला बात आप क्यों नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट आप रीमान सम बोल रहे हो, आखिर बात क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। देखो हम पिछले समय जो आप पढ़े थे, यानी कि अध्याय की शुरुआत में, अध्याय का सबसे पहला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें हम लोग क्या करते थे कि जैसे अपने पास, ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक छोटा सा चित्र बना के और आपको दिखा रहा हूँ। ये मान लो अपने पास कोई फंक्शन का ग्राफ हो गया, और ये उसका पार्टीशन पॉइंट्स हो गए a x1 x2 ऐसे करके। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, हर उप अंतराल में
उस ग्राफ का जितना भी हिस्सा अपने को दिखाई देता था उस हिस्से में सबसे निचले बिंदु को देखते थे और उस हाइट को हम लोग फिर एम आई कहते थे। जैसे ये दूसरा उप अंतराल की अगर बात चल रही है तो ये हो जाएगा M2। और ऐसा ही हम लोग हर सब इंटरवल के लिए करते थे, यानी कि हर उप अंतराल के लिए करते थे कि हर उप अंतराल के करस्पॉन्डिंग फंक्शन के ग्राफ का जितना हिस्सा नजर आता था उस हिस्से में हम लोग सबसे निचला बिंदु, उस ग्राफ के हिस्से का सबसे निचला बिंदु देखते थे। फिर एक्स अक्ष से वहां तक की हाइट को अपन फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू कहते थे। तो उस इन्फिमम वैल्यू के साथ जब आप उस अंतराल की लंबाई को गुणा करते थे तो आपको क्या मिलता था, आपको उस अंतराल में आपको मिलता था, याद करो क्या मिलता था। जैसे ये दूसरा उप अंतराल है तो M2 डेल्टा x2। ऐसे तीसरे उप अंतराल के लिए फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू, फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू कैसे अंतराल की लंबाई के साथ गुणा करोगे तो M3 डेल्टा x3। चलते चलते आप लास्ट तक पहुंचते थे, ठीक है, MN डेल्टा xn। और इसी को आप क्या बोलते थे, लोअर रीमान सम। तो लोअर रीमान सम में हम क्या करते हैं, लोअर रीमान सम में हम हर सब इंटरवल, हर उप अंतराल के करस्पॉन्डिंग फंक्शन के ग्राफ का निचला हिस्सा देखते हैं, सबसे निचला हिस्सा। या यूं कहिए कि हम हर सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू लेते हैं। और ठीक वैसे ही जब हम लोग किसकी बात करते हैं, अपर रीमान सम की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, याद करो, हर सब इंटरवल में फंक्शन के ग्राफ का सबसे उच्चतम बिंदु देखते थे और फिर वहां यहां से वहां तक की हाइट को फिर हम लोग सुप्रीमम वैल्यू कहते थे, फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने ग्राफ का ऊपरी सबसे उच्चतम हिस्सा देखा है करस्पॉन्डिंग टू दैट सब इंटरवल। मतलब जैसे मैं इस सब इंटरवल की बात कर रहा हूं तो इस सब इंटरवल में मेरे को फंक्शन का जितना हिस्सा दिखाई देगा उसके ग्राफ का, उस ग्राफ में उच्चतम बिंदु को देखूंगा मैं और एक्स अक्ष से वहां तक की हाइट को मैं उस उप अंतराल में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू कहूंगा। और फिर मैं उस सुप्रीमम वैल्यू को उस उप अंतराल की लंबाई से गुणा करूंगा और यही काम फिर मैं सारे सब इंटरवल्स के लिए करूंगा। यानी कि फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू और अंतराल की लंबाई को गुणा करना है मेरे को, ठीक है, उनको गुणा करना है। तो गुणा करके फिर मैं उस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल मिलता था, बड़े वाले रेक्टेंगल का, ये बड़े वाले रेक्टेंगल का क्षेत्रफल मिलेगा। और यही काम मेरे को सारे सब इंटरवल के लिए करके, यानी कि बड़े बड़े रेक्टेंगल्स का सुप्रीमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो रेक्टेंगल्स बने हैं उन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया फिर क्या करना होता है, मेरे को जोड़ना होता है। तो फिर मेरे को क्या मिलता है, अपर रीमान सम मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ लोअर रीमान सम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हर सब इंटरवल में आप फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू देखते हो और अपर रीमान सम जब अपन डिफाइन करते हैं तो उसमें हर सब इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू देखते हैं। परंतु यहाँ पे न तो हम इन्फिमम की बात कर रहे हैं न तो सुप्रीमम की बात कर रहे हैं। हमने तो उस किसी भी सब इंटरवल में जो पॉइंट चुना जा रहा है टी नाम का, जैसे पहले सब इंटरवल में T1, दूसरे में T2, तो उसका चुनाव तो आर्बिट्ररी है ना। इसका मतलब आपकी इच्छा अनुसार, जैसे मेरे को पहले सब इंटरवल में T1 चुनना है तो मैंने अपनी इच्छा से कोई भी पॉइंट चुन लिया है और हर सब इंटरवल में आपको ऐसे ही चुनाव आपको करना है, T1, T2, T3 पूरा आपको चुनाव एकदम आर्बिट्ररी रूप से करना है। तो इसमें सुप्रीमम इन्फिमम की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग एलपीएफ में इन्फिमम वैल्यू लेते हैं, यूपीएफ में सुप्रीमम वैल्यू लेते हैं फंक्शन की, परंतु इसमें तो कोई भी वैल्यू मिलेगी, एकदम आर्बिट्ररी वैल्यू। जब पॉइंट आप आर्बिट्ररी तरीके से चुन रहे हो, जो आपने T1, T2, T3 का चुनाव जब आपने आर्बिट्ररी तरीके से किया है तो उन पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो भी इन्फिमम और सुप्रीमम के बीच की कुछ भी हो सकती है। हो सकता है वो पॉइंट खुद इन्हीं में से कोई हो, जो T1 अपन नहीं है ना, हो सकता है T1 में ये वाला या ये वाला, यानी कि उस अंतराल के एंड पॉइंट्स के रूप में भी किसी को, मतलब उनमें से किसी एक को भी मैं टी के रूप में चुन सकता हूँ, T1, T2 जो भी है, जो भी उप अंतराल हो इसके हिसाब से, तो कुछ भी चुन सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी बिंदु आप चुन रहे हैं उस बिंदु पर फंक्शन का मान इस mi से बड़ा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सुप्रीमम वैल्यू है उप अंतराल में फंक्शन की, उस सब इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू और उस सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू से छोटा तो नहीं हो सकता। अगर हो जाएगा तो फिर ये इन्फिमम कैसे हो जाएगा। इन्फिमम की डेफिनेशन क्या है कि भैया उस सब इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू इन्फिमम से और कम मत मिले, क्योंकि इन्फिमम तभी तो इसको इन्फिमम बोल रहे ना। अगर उससे कम मिलेगी तो इन्फिमम, फिर इन्फिमम कैसा रहेगा, वो तो इन्फिमम ही नहीं होगा ना फिर। तो इसलिए फंक्शन की अन्य सभी वैल्यूज, क्योंकि टी आर्बिट्ररी रूप से चुना गया है, इसलिए फंक्शन का कोई भी मान, कोई भी श्रेष्ठ मान जो है जो उस बिंदु के करस्पॉन्डिंग मिलेगा वो सदैव इस कैपिटल एम से छोटा या बराबर और इस स्मॉल एम से बड़ा या बराबर रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू है और ये इन्फिमम वैल्यू है।
उस ith सब इंटरवल में। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने डेल्टा एक्सआई से सबों को गुणा कर दिया। देख लो, डेल्टा एक्सआई से सबों को गुणा करके फिर सबों को योग कर दिया। तो ये बहुत सरल काम हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है। सभी को मैंने डेल्टा एक्सआई से गुणा करके फिर योग कर दिया। अब गौर कीजिए, ये कौन है भैया, ये कौन है, यही तो आपका एलपीएफ है, यही तो आपका क्या है, एलपीएफ है। ये कौन है भैया, ये तो यूपीएफ है। ये सब पढ़ चुके हैं अपन, पहले बहुत बार पढ़े। और इसी को हमने क्या कहा है दोस्तों, एसपीएफ कहा है। देखो यही चीज है, एक्स आई माइनस वन को अपन डेल्टा एक्स आई भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कौन है, ये एसपीएफ है। तो आपको पता चल गया होगा कि रीमान सम जो है एसपीएफ, देखो एसपीएफ को अपन बोलते हैं रीमान सम, ये लोअर रीमान सम और ये अपर रीमान सम, और ये एसपीएफ कौन है, रीमान सम है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि रीमान सम जो है वो लोअर रीमान सम से बड़ा या बराबर और अपर रीमान सम से छोटा या बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए, now taking norm of p tends to 0, now taking norm of p tends to 0, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, norm of p tends to 0 ले रहे हैं। तो अब ये लिमिट लगाएंगे norm of p tends to 0। तो आप इन तीनों में norm of p tends to 0 का लिमिट लगा लीजिए। ये देखिए, लिमिट norm of p tends to 0 LPF, लिमिट norm of p tends to 0 SPF, लिमिट norm of p tends to 0 UPF। ठीक है, इस तरीके से, और जो रिलेशन है वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको सभी को पता होगा, जब एलपीएफ में अपन लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 लेते हैं तो वास्तव में ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है लोअर रीमान इंटीग्रल। जब अपन यूपीएफ में जब अपन लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अपर रीमान इंटीग्रल। और यहाँ पे लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 एसपीएफ, ये बेचारा जस्ट कटर से। अब आपको इसकी वैल्यू जो दोस्तों आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू लोअर रीमान इंटीग्रल से बड़ी या बराबर, किंतु अपर रीमान इंटीग्रल से छोटी या बराबर दिख रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू। अब हमने यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि अब यदि हमारा जो फंक्शन जो हमने लिया हुआ है, अगर वो फंक्शन जो है इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में अगर वो रीमान इंटीग्रेबल है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो निश्चित रूप से उस फंक्शन का लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों के दोनों बराबर होते हैं, जिसको हम फिर इस तरीके से लिखते हैं। ये नीचे वाली लकीर और ऊपर वाली लकीर का भेदभाव हटा के फिर हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यदि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में यदि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, तो ऐसी स्थिति में ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये लोअर रीमान इंटीग्रल, वो अपर रीमान इंटीग्रल दोनों बराबर हो जाएंगे, और दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम उसको फिर इस तरीके से लिखते हैं। तो इसलिए मैं अगली लाइन में इसको भी ऐसा लिखा हूं और इसको भी मैं ऐसा ही लिखा हूं। आप देख लो, इसको ऐसा लिख दिया और इसको भी ऐसा लिख दिया। नीचे वाली लकीर ऊपर वाली लकीर का भेदभाव हटा के दोनों इक्वल हो गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि यदि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो ऐसा होता है करके। ठीक है, अरे अब आप देखो, यही चीज इधर है, यही चीज इधर है, अब बीच में ये है। इसका अर्थ क्या है कि लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 एसपीएफ की वैल्यू किसी राशि से बड़ी या बराबर और उसी राशि से छोटी या बराबर, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, तो ये तब हो सकता है जब ये स्वयं इसके बराबर हो, जो अगल बगल सेम सेम चीज बैठी है ना उसके बराबर। सीधी सी बात है भाई, अगर मैं बोलूं x इज लेस देन इक्वल टू y, अर्थात x y से छोटा या बराबर है, छोटा है या बराबर है, किंतु बाजू में फिर ये कहूं कि x y से बड़ा है या बराबर है, तो आप बोलोगे सर ये कब हो सकता है, तो ये तब हो सकता है जब x y के बराबर होगा। अब कोई चीज किसी से छोटी या बराबर भी है और बड़ी या बराबर भी है, तो दोनों में एक बात कॉमन है कि बराबर बराबर, तो इसलिए x y बराबर होंगे। ठीक वही बात यहाँ पे लागू हो रही है कि ये चीज इससे छोटी या बराबर और यही चीज इससे बड़ी या बराबर। इसका मतलब ये है कि ये चीज जो आजू बाजू बैठे हैं सेम कॉमन चीजें उसी के बराबर होगी। तो देखा दोस्तों आपने कि फंक्शन का जो इंटीग्रल है उसको अपन इस तरीके से भी लिखते हैं, लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 एसपीएफ। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है। ये डेफिनेशन हुआ और आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, समाकल गणित का मूलभूत प्रमेय। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समाकल का मूलभूत प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो आप जरूर जरूर उसको देखिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहले पहुंचे।
ये चैनल आपको खूब हेल्प करेगा ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में भी और आगे के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी। तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से कॉन्टेक्ट करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।